प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी शानदार ढंग से लग चुके होंगे। आज हमारी प्रश्नोत्तरी नंबर कितनी होगी? 4 होगी। और ये साहित्य की चौथी प्रश्नोत्तरी बिल्कुल बेसिक से मैं करवा रहा हूँ और हम धीरे धीरे आदिकाल की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। आपने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी इतिहास लेखन संबंधित ग्रंथ थे, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हों, चाहे जॉर्ज ग्रियर्सन के हों, चाहे मेरे भाई बोला गया हो राम कुमार वर्मा के हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हों, तो जो भी आपने देखा उन सभी रचना को हमने करवाया। इतिहास लेखन संबंधी जितने भी लेखक थे, उनकी कहावतें थी, वो सब कर रहे हैं धीरे धीरे प्रश्नों में। आज हम प्रश्नोत्तरी नंबर 4 रखेंगे और इस प्रश्नोत्तरी नंबर 4 के अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। हमने आपको बताया इसका एक मुख्य टारगेट है कि भैया 2025 और 2026 के जितने भी सवाल अभी तक करवाए गए हैं, चाहे वो जीआईसी में आए हों, चाहे आप वो टीजीटी पीजीटी में आए हों, चाहे वो एलटी ग्रेड में आए हों, वो किसी भी एग्जाम में हो, अगर हिंदी साहित्य का सवाल है तो वो सभी साहित्य के सवालों का बिल्कुल निचोड़ आपके सामने होगा। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे और आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे। देखेंगे ये सेट नंबर 4 है। प्रत्येक सेट में मेरे भाई 30 क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। 1 से 2 बार वीडियो आप जरूर देखें। यदि नहीं देख पाते हैं तो नहीं लिख पाते हैं, लिखने की भी कोशिश करिए। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। यदि आपको आता है तो इस 30 प्रश्नों का सही जवाब का आंसर भी दीजिए, है ना? अगर आप सही जवाब दे ले जाते हैं तो मैं इतना आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। सबसे पहला सवाल आपके सामने आज के सेशन का है। वो पहला सवाल आपके सामने क्या है? विशुद्ध चरितावली, जिसे चरितावली अर्थात जीवन चरित्र की बात की जा रही है, अर्थात विशुद्ध जीवन चरित्र का लेखक कौन है? इसमें से विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल बताएंगे भाई, सभी साथी बिल्कुल देखेंगे और एक बार सभी इसका आंसर देंगे। अगर विशुद्ध चरितावली की हम बात करते हैं, इसके लेखक कौन हैं? क्या माधव प्रसाद मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी हैं, केशव प्रसाद मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं? तो बताइएगा इसका जवाब क्या होगा? तो सभी साथी जवाब देंगे भैया कि विशुद्ध चरितावली जो है वो किसकी है? तो विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र की है। किसकी हो जाएगी मेरे भाई? माधव प्रसाद मिश्र की हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि मिली है? बिल्कुल याद रखना चाहिए। किसको राजशेखर की उपाधि मिली? तो बिल्कुल याद होगा आपको कि भैया राजशेखर की जो उपाधि है वो किसको दी गई है? तो बोलेंगे भैया राजशेखर की जो उपाधि दी गई वो विद्यापति को दी गई है। स्वयंभू को नहीं दी गई है, चंद्रबरदाई को इनको भी नहीं दी गई है, जगनिक को इनको भी नहीं दी गई है। दी गई किसको भैया? विद्यापति को दी गई है ना? और एक चीज याद रखना, विद्यापति किसके राज दरबार में रहते थे? तो याद रखना चाहिए भैया, ये तिरहुत के राजा किसके राज दरबार में रहते थे? तो बोलोगे तिरहुत के राजा, बिहार के तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह किसके दरबार में रहते थे? बोलेंगे शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। और कीर्ति सिंह के दरबारी थे। ये देखो भाई, हो जाएगा आपका दरबारी थे, अर्थात उनके दरबार में ये रहा करते थे। एक चीज और ध्यान देना, जो विद्यापति हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं। एक चीज और इनका नाम याद रहा, मैथिल कोकिल। किनको कहा जाता है? बोलोगे सर विद्यापति को कहा जाता है। क्यों मैथिल कोकिल कहते हैं? क्योंकि पीछे क्लास में बताया था इनकी एक रचना आती है पदावली। उस पदावली रचना की जो भाषा है, उस पदावली रचना की भाषा मैथिली भाषा होने की वजह से या देसी भाषा होने की वजह से इनका नाम रखा गया, मैथिल कोकिल कहा गया है। ठीक है, इनकी 2 अन्य रचनाएं याद रखेंगे, कीर्ति पताका और कीर्ति लता, जो दोनों की दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में है। और आपको पता भी है कीर्ति पताका का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। ये रचना मिलती लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। बिल्कुल याद रखेंगे। एक बात और रखेंगे भैया, जो विद्यापति हैं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बोलोगे शैव, सॉरी किस संप्रदाय से बोल सकते हो? तो शैव संप्रदाय से, है ना? किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो बोलना मेरे भाई ये शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इतनी बातों को आप याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए सी बी डी घबराएंगे नहीं भैया, ये बी जहां भी होगा वहीं पे लगाएंगे। अगर ऑप्शन आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं, ऐसे मिलता ना गोला करने वाला, तो ए बी सी डी, तो जहां अगर बी वाला सही है तो बी वाला ही गोला करिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 नंबर पे है तो 3 नंबर गोला कर दें, गलत मान लिया जाएगा। जहां पे बी दिया होगा, अगर बी हम सही मान रहे हैं तो वहीं पे जाके बी को गोला करिएगा। सवाल का पैटर्न आगे पीछे कर देता है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार क्या है, कौन है? तो बिल्कुल ऐसा ऐसा ये सवाल है, इस सवाल का जवाब किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा भैया। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां। कौन हो जाएंगे? मुंशी इंसा अल्लाह खां। अच्छा बताओ, रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? मैं पूछता हूँ, इसका अन्य नाम क्या है? इस रचना का अन्य नाम बोलेंगे भाई, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इसका अन्य नाम होता उदय भान चरित। क्या लिखेंगे? उदय भान चरित। इस कहानी को आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, उदय भान चरित है। एक चीज और करना, हिंदी भाषा की, या लिख सकते हो हिंदी की पहली मौलिक है ना, पहली मौलिक लिखित गद्य रचना है ना। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। लिखित गद्य कथा है, ये नोट कर लो आप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल किसको नहीं पता भैया, सबको पता है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सब रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, है ना। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन से ऐसे इसमें आपको दिख रहे हैं जो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं? भैया पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये सब किसकी पंक्तियां हैं? तो बोलोगे भैया इन्हीं की एक पंक्ति है, अपने गुरु जी के मर जाने पे इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुंह पे डारी केस, है ना। तो ये बताओ किसकी पंक्ति है? बिल्कुल याद होगा सर, ये पंक्ति अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बोलोगे एटा के पटियाले नामक स्थान पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, है ना। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं भैया? इन्हें ही हम कहते हैं हिंदी खड़ी बोली के जनक कहते हैं, या तोतिए ए हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। और इनकी रचनाएं हो गई अपनी पहेलियां और मुकरिया के नाम से प्रसिद्ध। कौन है? तो भैया अमीर खुसरो है। इनको गुरु का नाम बताओ क्या है? बताना मेरे भाई, इनके गुरु का नाम क्या है? मैं पूछूंगा इनका नाम क्या है तो बोलोगे सर इन्होंने, हाँ इनका अन्य नाम क्या हो सकता है? बिल्कुल बताइएगा। अब्दुल हसन, बहुत शानदार। अगला सवाल है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? बताइए मेरे भाई। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी, डिंगल पिंगल थी, खड़ी बोली थी। ये देखो डीएसएसबी टीजीटी मेल, मेल का अलग होता है टीजीटी में और फीमेल का अलग होता है। तो मेल के पेपर में ये आया हुआ सवाल है कि आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, प्रकृत थी, पाली थी, डिंगल पिंगल थी या खड़ी बोली थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, इसका सही जवाब जो होगा डिंगल पिंगल शैली थी। कौन सी थी? डिंगल पिंगल शैली थी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का, स्थूली भद्र रास जिन दत्त सूरी, और याद रखिए चंद्रबाला रास आसुक कवि। आप इसमें बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए भैया। यहाँ देखो, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेवंत गिरी रास की बात करेंगे विजय सेन सूरी, ये भी सही है। और इस चंदबाला रास, देखो चंदबाला रास ये भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। ये तो सब, अगर ये पूछा कौन नहीं है तो इसका मतलब ये तो सही हो जाते हैं, ये तो मेल खा रहे हैं, ये सुमेलित है, तो इस वजह से ये विकल्प गलत है। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका भैया सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, स्थूली भद्र रास अगर सुमेलित नहीं है, अगर जिन दत्त सूरी की रचना नहीं है, तो ये किसकी है?
तो बोलोगे साथी यहाँ दो चीजें याद रखना, एक जिन दत्त सूरी, एक जिन धर्म सूरी। अगर जिन दत्त सूरी की बात करते हैं तो देखो जिन दत्त सूरी की अगर हम बात करते हैं तो जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। याद हो जाएगा आपको कि उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी। और जब भी जिन धर्म सूरी की बात करेंगे तो स्थूली भद्र रास। मैं लिख देता हूं इस बात को, क्या लिखोगे, स्थूली भद्र रास का क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे स्थूली भद्र रास का, स्थूली भद्र रास का क्या हो जाएगा, जिन धर्म सूरी। आप लिख लेना इस बात को, जिन धर्म सूरी। और अगर हम लिखते हैं मेरे भाई एक और दूसरा, दूसरा क्या है, उपदेश रसायन रास। अगर मैं उपदेश रसायन रास की बात करूंगा आपसे तो उपदेश रसायन रास जो है ये जिन दत्त सूरी का है, जिन दत्त सूरी। अब ये देखो सवाल कितना बेहतरीन सवाल हो जाता है। अंतर क्या दिख रहा है, बस अंतर इतना ही दिख रहा है आपको कि भैया यहाँ पे जिन लिखा दत्त है और यहाँ देखो धर्म है, बस इतना ही अंतर है। जिन वहां भी सूरी यहाँ भी सूरी वहां भी, बस केवल अंतर यहाँ पे धर्म का है और यहाँ अंतर दत्त का है। अगर दत्त है तो उपदेश रसायन रास है, अगर धर्म है तो स्थूली भद्र रास है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा सर, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, है ना। आ जाओ अगले सवाल पे। रणमल छंद के रचयिता कौन है, बताइएगा। रणमल छंद के रचयिता, बिल्कुल ये देखो शुद्धि अशुद्धि में भी पूछ लिया जाता रचयिता शब्द, तो बिल्कुल सही लिखा गया है ना। रचयिता कितने लोग देते हैं, गलत हो जाता भैया। रणमल छंद के रचयिता भट्ट केदार, जो इंदु, मधुकर कवि, श्रीधर पाठक। तो बोलेंगे रणमल छंद जो रचना है वो किसका है, श्रीधर पाठक का है। किसकी पंक्ति हो जाती है, बोलोगे सर ये हो जाएगा रणमल छंद श्रीधर पाठक का। किसका बताना भाई, श्रीधर पाठक का। अब मैं पूछता हूं आपसे, अब आप बताइएगा कि अगर मैं पूछूंगा आपसे भट्ट केदार का कौन सा है, बताइएगा भट्ट केदार का, है ना। मधुकर कवि का बिल्कुल लिख लेंगे, जय मयंक जस चंद्रिका। क्या लिखो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल बोलेंगे मेरे भाई यह पंक्ति, यह रचना जो है ये रचना है किसकी, मधुकर कवि की। और अब श्रीधर पाठक की जान चुके हैं, श्रीधर पाठक का रणमल छंद। एक दो बार साथ साथ लिखते चलेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। रणमल छंद किसका है, तो बोलोगे सर रणमल छंद श्रीधर पाठक, मधुकर कवि का, जय मयंक जस चंद्रिका। अगर मैं पूछूंगा भट्ट केदार का कौन सा है, तो लिखोगे भट्ट केदार का है भाई जय चंद्र प्रकाश। क्या लिखोगे, जय चंद्र प्रकाश हो जाता है किसका, तो जयचंद्र प्रकाश हो जाएगा भट्ट केदार का, है ना। और परमात्मा प्रकाश की बात करेंगे, बताओ आप, है ना, परमात्मा प्रकाश तो किसकी हो जाएगी, तो बोलोगे सर जो इंदु की। लिखेंगे परमात्मा, परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और योग सार। क्या लिखोगे, और योग सार। ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, तो बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई याद रखिएगा ये पंक्ति हो जाती है जो इंदु की, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। श्रीधर पाठक, रणमल छंद, मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका हो जाएगा, है ना, जयमयंक जस चंद्रिका हो जाएगा। आपसे जो इंदु पूछेंगे परमात्मा प्रकाश और योगसार, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, डी वाला ऑप्शन। और ये एनवीएस पीजीटी का सवाल है। आगे है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे, बिल्कुल याद रखना भैया। पृथ्वीराज के पिता राजेश्वर थे, अनंगपाल थे, समर सिंह थे, सोमेश्वर थे। बताइएगा आप। देखिए सवाल का भाई एनवीएस पीजीटी में 2019 का सवाल भी है और डीएसएसबी पीजीटी 2018 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो बिल्कुल इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे। तो बताइएगा भैया, आपके सामने एक बेहतरीन सवाल है, बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोमेश्वर थे, यही पृथ्वीराज के पिता थे, है ना। अब आप जानते हो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना भैया, चंद्रवरदाई की। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की। और पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसे प्रथम महाकाव्य माना गया है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता बोलेंगे कौन है, चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा
प्रथम महाकवि माना गया है। बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज के पिता कौन थे? सोमेश्वर थे। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखो लिखा गया है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल सबको आ रहा होगा। बोले कि सर गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की। गोला बादल की कथा किसकी है? जटमल की हो जाएगी। तो जल्हड़ ये नहीं है, नरपति नाल, बीसल देवरासो ये भी नहीं हो जाएंगे, दलपति विजय ये भी नहीं है ना, खुमार डासो, परमाल डासो जो भी रचनाएं थी उन सब में नहीं है। तो बस जटमल किसका भैया? रण वो गोरा बादल की कथा किसका बोलेंगे सर? जटमल की, है ना। आगे आते हैं। अगला सवाल इसमें आता है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो आपको याद होगा विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे, किस राजा के दरबार में रहते थे? तो अभी हमने बताया विद्यापति तिरहु बिहार के तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे देखो शिव सिंह भी दिया है, कीर्ति सिंह भी दिया है, तो दोनों विकल्प आपके सामने है। लेकिन राज सिंह गलत हो गया, नर सिंह गलत हो गया। अब बताओ आप इन दोनों में से कहाँ पे आएगा आपका उत्तर? क्या शिव सिंह मारेंगे, कीर्ति सिंह मारेंगे? तो याद रखना मेरे भाई, शिव सिंह बड़े थे, इस वजह से इस पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। हम डी के साथ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में शिव सिंह नहीं होते तो हम कीर्ति सिंह के साथ जाते। अगर कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों लोग हैं तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? तो बोलोगे शिव सिंह के पास जाएंगे। और ये आयोग ने सही भी माना इस चीज को। देखो यूपी पीजीटी 2016 का सवाल है और डीएसएसबी 2018 में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? किसके प्रति अनुरक्त माने किसके प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा था? क्या पद्मिनी के प्रति, संयोगिता के प्रति, कमिलनी के प्रति, चंद्रिका के प्रति? आप जानते हैं ना कि पृथ्वीराज जो थे वो भीम द्वितीय के अर्थात गुजरात राज के जो थी, कौन थी वो? पद्मिनी थी, संयोगिता थे? बिल्कुल याद रखेंगे, इनके कौन हो जाएंगे भैया? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। क्लियर ना भाई, यहाँ पे किसके प्रति अनुरक्त थे? तो साथी बोलेंगे संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। अगला सवाल आपके सामने होगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सिद्धों में नहीं गिने जाते, बताइएगा। तो बिल्कुल याद रखना भैया, सबरपा सरप्पा ये दोनों लोग आते हैं, कुकरीपा जहां पे पा वर्ड आता है लास्ट में बताया गया हो ना कि भैया लास्ट में पा आएगा, वो सब सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। जिनके लास्ट में पा आता वो सब किससे संबंध रखते हैं? वे सब भैया सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं। तो ये पा वर्ड देखो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो ये तीनों विकल्प तो नहीं है कौन सा? गोपीचंद। गोपीचंद इसका राइट आंसर होगा। और ये कब सवाल आया? एलटी 2018 का सवाल है, टीजीटी में भी आया 2018 डीएसएसबी के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है, राउल वेल किस तरह की रचना है? बताइएगा। राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य में है, शुद्ध काव्य में है, नाटक है, प्रेमाखान प्रबंध काव्य है। राउल वेल मैं पूछूंगा कैसा है, तो बोलोगे साथी राउल वेल की अगर हम बात करते हैं तो जो राउल वेल है, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। राउल वेल एक तो शिलांकित कृति है। देखो अगर मैं राउल वेल की बात करूंगा, राउल वेल सॉरी गलत लिखा, क्या लिखोगे? राउल वेल। अगर मेरे भाई मैं राउल वेल की बात करूंगा आपसे तो इसके रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले लिखेंगे रचनाकार का नाम हो जाएगा, इसके रचनाकार और रोडा कवि हैं। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रोडा कवि हैं। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? बोलोगे सर इसके रचनाकार की नाम लेंगे तो ये रोडा कवि हैं। आप देखो ये रोडा कवि है। दूसरी एक बात याद रखना, ये एक शिलांकित रचना है, या लिख सकते हैं शिलांकित कृति है। कैसी कृति भाई? शिलांकित कृति है। और एक और याद रखना मेरे भाई कि ये जो है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य में लिखी गई है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य में लिखी गई है। तो बिल्कुल याद रखना भैया ये किसका? रोडा कवि का है और ये शिलांकित कृति है। दोनों के दोनों मोस्ट हैं और दोनों के दोनों से सवाल बन चुके हैं। दोनों के दोनों से मेरे भाई सवाल बन चुके हैं, इन दोनों को मोस्ट बना के ही चलते हैं आगे। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी, बहुत अच्छी पॉइंट है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ये भी सवाल मैं करवा चुका हूं भैया। शालिभद्र सूरी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा माना गया।
किसके द्वारा माना गया? बोलोगे सर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। एक और बात आप लिखेंगे, अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखना, यहां अगर हम आपसे बोलते हैं भैया सरहप्पा को किसने माना? प्रथम कवि सरहप्पा, याद रखना प्रथम कवि किसको प्रथम कवि सरहप्पा को मानने वाले, अगर सरहप्पा की बात करेंगे तो ये मानते हैं राहुल, है ना, राहुल सांकृत्यायन। कौन भैया? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति में आते हैं, अगर हम आपसे पूछ लें भैया स्वयंभू को कौन मानते हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे जो स्वयंभू हैं, है ना, स्वयंभू को मानने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। प्रथम कवि स्वयंभू को किसने माना? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और सरहप्पा को किसने माना? भैया राहुल सांकृत्यायन। शालिभद्र सूरी को किसने माना? बोलोगे भैया ये गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। ये एलटी ग्रेड 2018 का सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है, देखेंगे आगे। आगे आते हैं हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? अदहमाड़ को या अब्दुल रहमान को? बहुत बढ़िया, कि अगर हम बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान या अदहमाड़ को। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा को, और गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? बोलोगे शालिभद्र सूरी को। याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, 2-3 बार अब ऐसे बोलते रहेंगे साथ साथ। ये देखो एक बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया, रचना काल के अनुसार कौन रचना पहले किए हैं? रचना काल, काल का मतलब समय, रचना जिसकी पहले आई उनका नाम पहले होगा, जिनकी रचना सबसे बाद में आई उनका नाम सबसे बाद में होगा। तो बिल्कुल बताओ किसकी रचना पहले आई? सरहप्पा की आई, लुइपा की आई, पुष्पदंत की, सरहप्पा की? तो लुइपा तो हो नहीं सकते, लुइपा तो सरहप्पा के बाद आएंगे। लुइपा मेरे भाई किसके बाद आएंगे? बोलोगे सर लुइपा तो सरहप्पा के भी बाद आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे सरहप्पा के बाद ना आने, ये भी गलत हो गया। तो पुष्पदंत भी आते हैं बाद में, तो ये तो दो विकल्प गलत। अब बताओ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कौन सही है? बताइएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कौन सही है मेरे भाई? तो बिल्कुल याद रखना, ध्यान देना, सरहप्पा, पुष्पदंत, अदहमाड़, लुइपा। तो लुइपा तो बाद में नहीं आते, अदहमाड़ बाद में आते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा राइट होगा सर? डी वाला, सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत, अदहमाड़, है ना। अगर मैं बोलूंगा इनकी बात करता हूं तो याद रखना 7वीं से 8वीं सदी की बात करता हूं, ठीक है। और इनकी बात करता हूं सर 8वीं सदी इनकी बात होती है, इनकी बात हो जाएगी 10वीं सदी की। कौन सी? 10वीं सदी की। और इनकी 12वीं से 14वीं मानते हैं, है ना। ये देखो रचनाएं हैं इनकी, 7वीं से 8वीं सदी की मानते हैं, और लुइपा की 8वीं, पुष्पदंत की 10वीं, अदाहमाड़ की 12वीं से 14वीं मानी जाती है। ये क्लियर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यूजीसी नेट 2019 का सवाल है, ठीक है, और डीएसएसबी पीजीटी का भी सवाल। ये बेहतरीन सवाल आपके सामने देखो, कथन से आपके पास 1 से 2 सवाल तो 100% आ जाता है, और मोस्टली कथन जो मिलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मिलते हैं, कभी कभी नगेंद्र के भी आ जाते हैं, बहुत कभी कभी आपसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी आ जाते हैं। तो मोस्टली जो सवाल मिलते हैं रामचंद्र शुक्ल के मिलते हैं। यहाँ देखेंगे सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, उनका स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो बिल्कुल बताइएगा, यह विचार अगर हम आपसे पूछेंगे तो हमने बताया कि मोस्टली जो सवाल आते हैं, मोस्टली जो कथन है, मोस्टली जो तुलना करते हैं, वो कौन करते हैं भैया? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। तो इसका भी जवाब क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, इश्क भरा है देख ले, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ठीक ना, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पंक्ति से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल याद रखना, सन्यासी, खंडहर, कुआं, प्रेमी का हृदय। तो याद रखो, इश्क से भरा है देख ले, जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ये किसको अमीर खुसरो ने कहा? तो भैया कुएं को कहा इन्होंने। किसको कहें? कुएं को। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल पढ़ेंगे आप, एक बार जरूर आप पढ़िएगा मेरे भाई। अगर अगले सवाल की हम बात करते हैं बिल्कुल बताइएगा आप।
है ना? लिखा ना, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, माने अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्य में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियां में चलती रहीं। उपयुक्त कथन किसका है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, अपभ्रंश के जमुने आज हमें नमूने जो आज हमें पद्यों में मिलते हैं, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हो जाएगी। एक दो बार इन पंक्तियों को आप पढ़ के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि भैया हमें ये पंक्ति याद नहीं होती। मेरे भाई, ये सत्य है, ये पंक्ति किसी को नहीं याद होती। इन पंक्तियों को याद करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा। जब 3 से 4 बार 5 बार या 6 बार आप पढ़ेंगे, पहली बार आप पंक्ति पढ़ेंगे, कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। जब इसी पंक्ति को आप 7 से 8 बार जब पढ़ ले जाएंगे एक ही पंक्ति को, तो आपके दिमाग में कुछ कुछ समझ विकसित होने लगेगी और ऐसी स्थिति में आपको चीज़ें याद होने लगेंगी तब। तो भई ये बहुत, अगर हम चाहें कि ये कई वर्षों की घटनाएँ हैं और हम इन्हें 2-4 दिनों में सीख जाएँ तो पॉसिबल नहीं है। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है और हिंदी साहित्य का क्षेत्र जैसे इतिहास का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वैसे हिंदी साहित्य का क्षेत्र बड़ा है। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र को कवर करने के लिए हमें पेशेंस के साथ बहुत धैर्य बना के पढ़ना पड़ेगा। ये सोचे कि हम आएँ और 3, 4, 5 महीनों में साहित्य को एकदम रफ़ा-दफ़ा कर दें, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा। आप पढ़ेंगे 1 महीने 2 महीने के बाद मनोबल डाउन हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे, फिर टूट जाएगा। तो ये रिदम नहीं बना पाता, क्योंकि हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हर क्वेश्चन के बाद कुछ-कुछ नई पंक्तियाँ मिलती रहती हैं। अभी आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक देख लीजिए, बच्चन सिंह की पुस्तक देख लीजिए, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक देख लीजिए और बहुत सी किताबें हैं, नामवर सिंह की हैं। तो अगर हम सभी किताबों को पढ़ेंगे तो बहुत समय हमारा चला जाएगा। तो उन सभी किताबों से हमें बचने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। प्रश्नोत्तरी से हमें ये अनुभव हो जाएगा कि कौन सवाल किस एग्जाम में बना हुआ है और इससे ये पता चल जाएगा भैया सवाल का लेवल किस तरीके का है और सवाल कौन-कौन से एग्जाम में आ रहे हैं। इससे अनुभव लग पाएगा, तो किताबों को हम पढ़ेंगे, तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें तुरंत वो पॉइंट अगर कभी दिखाई दिया, तो वहाँ हम तुरंत अपने हाइलाइटर से हाइलाइट कर देंगे कि ये पंक्ति यहाँ से है, यहाँ से सवाल बना हुआ है। तो अब दिख रहे हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत ये महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। नेट का सवाल था ये। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं, बताइएगा, बहुत ही शानदार। सहज ज्ञान के सरहप्पा हैं, सबरपा हैं, लुइपा हैं, लइपा लिखा गया, लुइपा हैं या फिर भाई कंडप्पा हैं, बताना आप। सरहप्पा है, सबरपा है, लुइपा है, कंडप्पा है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक अगर आपसे हम पूछेंगे तो बिल्कुल बताएंगे सर सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन होते हैं? सरहप्पा होते हैं, है ना? कौन होते हैं? सरहप्पा होते हैं। इनकी पंक्ति का नाम क्या, इनकी रचना का नाम दोहा कोश है। विद्यापति की कौन-सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? क्या ये सवाल हमने 5-7 बार नहीं बोला? भई बिल्कुल, एक बार आप ज़रूर देखेंगे क्या ये सवाल नहीं बोला गया? बोला गया। साथ ही विद्यापति की कौन-सी ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो आपको याद नहीं है सर, अवहट्ट भाषा में लिखा गया कीर्ति पताका, ये संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये विद्यापति की ही पंक्ति हैं। पदावली देख लो, अगर पदावली की बात करते हैं, यही विद्यापति को फेमस करने वाली रचना है। किस भाषा में है? तो बोलोगे सर ये मैथिली भाषा में है और इसी रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। आप ये भी जानते हो कीर्तिलता किस भाषा में है? तो अवहट्ट भाषा में है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका दोनों अवहट्ट भाषाओं में है, जबकि कीर्ति पताका संपादित होकर अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा आप। ठीक है? नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। आत्मबोध किसकी रचना? बताइए। आत्मबोध की बात करेंगे, जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मतेंद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना चाहिए भैया कि गोरखनाथ। कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ। नाथ पंथ के संप्रदाय भी हैं, इन्हीं को कहते हैं गोरखनाथ को, तो बिल्कुल याद रखेंगे। कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर हम आते हैं। लिखा बौद्ध गान ओ दोहा। क्या लिखा? बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? बताइएगा। क्या राहुल सांकृत्यायन ने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, हर प्रसाद शास्त्री? तो बिल्कुल
इस पॉइंट को ही याद रखना है सर। बौद्ध गान ओ दोहा किसका है? हर प्रसाद शास्त्री की है। किसकी हो जाएगी? हर प्रसाद शास्त्री की। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा गया है। बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, ये देखो पीजीटी का भी सवाल है, यहाँ नहीं लिखा गया, लेकिन सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? बिल्कुल याद रखना भैया, संध्या भाषा है। सांध्य भाषा या संध्या भाषा कहा जाए, ये सिद्धों की भाषा मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस? बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब इसमें से तीन ऐसी रचनाएं हैं जो वीर रस में है, लेकिन इसमें से एक ऐसी रचना आपको दिख रही है जो श्रृंगार रस मान के रखी है, वो कौन सी है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। इसमें से आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे साथी इसका बताओ आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका आंसर होगा बीसल देव रासो। कौन होगा? बीसल देव। 20 कल हमने याद किया, 20 नर, तो इसका कौन? नरपति नाल है। इसके रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल है। ये भी नोट कर लो। और ये किस रस में है भैया? श्रृंगार रस में है। बाकी खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इन सभी रचनाएं जो हैं ये किस में है? वीर रस में प्रकाशित हैं। आ जाओ आगे। अगला मेरे भाई है आल्यखंड का दूसरा नाम। कौन भाई नहीं बता पाएगा इस सवाल का जवाब? कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बता पाएगा, सबके सबका आंसर आना चाहिए। आल्यखंड का दूसरा नाम होता है परमाल रासो। अगर मैं परमाल रासो के रचनाकार की बात करूंगा तो बिल्कुल बोलोगे सर इसके रचनाकार जगनिक हैं। कौन भाई? इनकी रचनाकार जगनिक हैं। बिल्कुल लिख लेंगे आप, इनकी रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताओ, है ना। खड़ी बोली हिंदी में, तो खड़ी बोली के जनक किसे मानते हैं? बोलोगे खड़ी बोली जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। तो अमीर खुसरो जब खड़ी बोली के जनक है तो खड़ी बोली में सबसे पहले रचना उन्हीं के द्वारा आई होगी। भाई जनक कौन माना जाता है? जो स्टार्ट करता हो, जो चीजों को लिख के सबसे पहले लाया हो सामने, तो सबसे पहले कौन लेके आए? तो जनक तो उन्हीं को मानेंगे। बोलेंगे सर सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा लाया गया खड़ी बोली, और जब लोग उसे जाने तो उन्हें जनक बोले, तो उनकी रचना भी पहली रही होगी किसकी? ये अमीर खुसरो की, है ना। मलिक मोहम्मद जायसी अलग चीज है, यहाँ पे आएंगे अमीर खुसरो के साथ हम। अगले सवाल की ओर आते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा है? सरहपाद को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। तो सरहपाद स्वयंभू की बात ही नहीं करेंगे हम। सरहपाद को या सरहप्पा, सरहपाद या सरहप्पा, राहुल भद्र इन्हीं को बोलते हैं। आप जानते हैं सरहप्पा को मानने वाले कौन है? बोलोगे भैया सरहप्पा को मानने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। स्वयंभू को मानने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। राजा मुंज को मानेंगे कौन? बोलोगे सर राजा मुंज को मानने वाले जो आएंगे वो होंगे पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी। राजा मुंज को मानने वाले कौन होंगे? बोलोगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी होंगे। इन्होंने प्रथम कवि स्वीकारा है। हालात ए कन्हैया किसकी पंक्ति है या किसकी रचना है? सॉरी पंक्ति बोल रहे हैं, माफ करिएगा, इसको रचना बोलते हैं। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो बोलोगे सर हालात ए कन्हैया पूरन भगत का, अमीर खुसरो का, विद्यापति का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? बताइएगा। हालात ए कन्हैया बिल्कुल शानदार पंक्ति है भैया, ये शानदार रचना है किसकी? अमीर खुसरो की। दो सुखने, गजल, पहेलियां, मुकरियां किसकी रचनाएं हैं भैया? बोलेंगे अमीर खुसरो। तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो होता है उत्तर प्रदेश के एटा एटा जिले के पटियाला नामक गांव में हुआ था, है ना। इन्हें खड़ी बोली के जनक के नाम से भी जानते हैं। आ जाओ, इनका नाम जो पुराना था अब्दुल हसन था, ठीक है। आदिकाल में किस ग्रंथ की प्रधानता रही है? बताइएगा। आदिकाल किस ग्रंथ की आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? वीर ग्रंथ की रासो ग्रंथ, अच्छा बहुत शानदार है भैया, आप सभी जान चुके हो। देखो वीर ग्रंथ, रासो ग्रंथ, साखी, सूफी। साखी और सूफी तो बाद में आए, वीर ग्रंथ या रासो ग्रंथ बताओ। तो बिल्कुल याद होना चाहिए सर, यहाँ पे रासो ग्रंथ हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? रासो ग्रंथ। तो ये इस तरीके से आपके 30 सवाल पूरे किए हमने। आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई कैसी आपको क्लास लगी और आपने कितने सवालों का जवाब दिया। इस 30 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं बिल्कुल आप जरूर बताने का प्रयास करना, क्योंकि इससे ये पता चलता ना कि हमारा इतना सवाल सही है। जबकि आप जान रहे हो भैया ये जितने भी सवाल करवा रहा हूं मैं सब प्रीवियस हैं, है ना। सब प्रीवियस ईयर सवाल रखे जा रहे हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल रखे जा रहे हैं इन सभी सवालों को आप बिल्कुल करिएगा और बताइएगा आपके रिजल्ट क्या है। तो जो साथी अभी तक पहली बार आए हुए चैनल पर ये इस क्लास में, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य साथी तक बिल्कुल शेयर कर देंगे। धन्यवाद साथियों।